हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे, क्योंकि ये जो एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिहार एपीयू एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि बिहार एपीयू का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें मेजर लॉ पेपर है, प्रोसीड्यूरल पेपर है और माइनर लॉ पेपर है। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट मेजर लॉ पेपर पे सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पे फोकस तो करते हैं, अच्छे से करते हैं, नो डाउट, लेकिन माइनर लॉ पेपर को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। आपको माइनर लॉ पेपर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना आप मेजर लॉ पेपर को देते हो। ये जो है अभी हम लोग चलेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के टॉपिक पे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को ऑलरेडी इस एक्ट से रिलेटेड देख चुका है। अगर आपने मिस किया है वो लेक्चर्स तो आपको मिल जाएगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम लोग बात करेंगे आगे की प्रोविजंस पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। बिहार एपीयू का जब एग्जाम का बात करोगे तो उसमें जो माइनर लॉ पेपर जिससे सवाल बनता है वो है आर्म्स एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट। तो आर्म्स एक्ट पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक एक सेक्शन को हम लोगों ने बारीकी से समझा है विद रिलेवेंट केस लॉज। हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट को देखा, हम लोगों ने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को देख लिया है। अगर आपको इन तीनों एक्ट का लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो और इन एक्ट का नाम लिखो, सर्च बार में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा सभी लेक्चर्स इन एक्ट से जुड़ा हुआ। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं आप लोगों को हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा कि लेक्चर को पूरा देखना है। दूसरी बात कि अपने पास बेरेक्ट रखना है, कंसर्निंग सब्जेक्ट का नोटबुक रखना है। आपको करना क्या है कि जो भी बात आपको बताई जाएगी आप उसे राइट डाउन करते जाना अपने नोटबुक में। इससे आपका खुद का पर्सनल नोट भी तैयार हो जाएगा और आपको एग्जाम के समय बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर वाइज देखेंगे ताकि ये एक्ट अच्छे से समझ में आए हमें। तो चैप्टर 1 में 2 सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 डील करता है ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड प्रोविजन से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, और सेक्शन 2 जो है वो है इंटरप्रिटेशन क्लाउज, डेफिनेशन क्लाउज। मींस टू से कि सेक्शन 2 हमें बताता है कि जो भी शब्द, जो भी वर्ड इस एक्ट में यूज हुए हैं उसका मतलब होता क्या है। उन शब्दों को, उन वर्ड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 का बात करते हैं। तो इसका जो टाइटल है इस एक्ट का तो आपको जनरली पता ही है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है। उसके बाद इसके ज्यूरिसडिक्शन पे बात करें अगर हम लोग तो ये इसको समझने के लिए आपको 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके पहले और उसके बाद दोनों को देखना होगा क्या कंसेप्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के पहले ये एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन जब 2019 में संविधान संशोधन हुआ और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसके बाद से ये एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी बात जो ये बताता है सेक्शन 1 कि ये जो एक्ट है ज्यूरिसडिक्शन को लेके, ये जो एक्ट है ये हर उस भारतीय नागरिक पे लागू होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो भारतीय नागरिक भारत के बाहर कहीं अदर प्लेस पे है। तो ये हो गया सेक्शन 1 से इतनी सारी बातों की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेक्शन 2 का। और जो सेक्शन 2 है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो शब्द यूज हुए हैं आपको इसका बारीकी से समझ होना चाहिए, तभी जाके आप इस एक्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो क्लॉज ए है वो डिफाइन करता है सेक्शन 2 का इलेक्शन। आपके पास बेरेक्ट है, बेरेक्ट खोलो ताकि मैं जब पढ़ूं तो आपके पास भी बेरेक्ट हो, तो आपको भी बेरेक्ट पढ़ने का तरीका मालूम हो और आपको लैंग्वेज भी समझ में आए बेरेक्ट का। तो देखिए आपके पास बेरेक्ट है, देखो क्या कहता है क्लॉज ए सेक्शन 2 इलेक्शन को लेके, मींस एनी इलेक्शन by whatever means held under any law for the purpose of selecting members of parliament or of any legislature, local authority or other public authority।
यहां पे जो शब्द इलेक्शन यूज हुआ है, इलेक्शन का मतलब कोई भी प्रकार का इलेक्शन जिसके थ्रू मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट का सदस्य हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य हो, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, या किसी लोकल अथॉरिटी का सदस्य हो। लोकल अथॉरिटी मींस टू से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, या कोई भी अदर पब्लिक अथॉरिटी का सदस्य को सेलेक्ट करने का जो प्रक्रिया है उसको ही हम इलेक्शन कहेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। यह है क्लॉज एज इलेक्शन को लेकर डेफिनेशन सेक्शन 2 में। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्लॉज ए का। ये जो क्लॉज ए है प्रिस्क्राइब्ड, दैट मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। जो भी बातें आपको कही गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रूल्स में, वही होगा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। मींस टू से कि इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए रूल्स भी बनाए गए हैं। रूल्स जनरली बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को ही आपको मानना होगा, वही प्रिस्क्राइब्ड होता है। दैट इज प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। अब आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लॉज बी पे आते हैं, पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी को कहा जाता है एनी ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। हर वो ड्यूटी पब्लिक ड्यूटी है जिसके डिस्चार्ज, जिसके होने में पब्लिक का हित है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, कम्युनिटी का, समुदाय का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, राज्य का इंटरेस्ट है उस ड्यूटी के होने में। तो वो ड्यूटी जो स्टेट के लिए, स्टेट के बेनिफिट के लिए, राज्य पब्लिक अथॉरिटी के बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए हो, वो ड्यूटी को हम कहेंगे पब्लिक ड्यूटी है। ये हो गया पब्लिक ड्यूटी का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग एक्ट 1988 का। अब यहां जो शब्द प्रिस्क्राइब्ड है क्लॉज ए में, इसको जोड़ा गया है, ये भी आप जान लो, इसको जोड़ा गया है 2018 में जो संशोधन हुआ था इस एक्ट में, उसके द्वारा। बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट का, और ये जो क्लॉज सी है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि इस एक्ट के तहत कौन कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट को अदर लॉ दैट मींस आईपीसी के सेक्शन 21 में तो डिफाइन किया गया है, लेकिन इस एक्ट के तहत जिन व्यक्तियों को कहा जा रहा है पब्लिक सर्वेंट, आपको इस एक्ट के पर्पस से उस व्यक्तियों को ही पब्लिक सर्वेंट मानना है। तो देखिए कौन कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं, तो क्लॉज सी को भी आप देखो। तो इसका जो पहला पॉइंट है, कहता है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और न्यूमरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए काम करता है और सरकार से उस काम का पैसा लेता है, तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। दैट मीन्स यहां जो वो काम कर रहा है व्यक्ति, वो पब्लिक ड्यूटी है, और इस काम का सरकार उसको पैसा पेड करती है या न्यूमरेट करती है, तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। कोई भी लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए कोई व्यक्ति काम करता है और इसके लिए उसको पेड किया जाता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। मतलब म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। तीसरा जो सब क्लॉज है वो क्या कहता है, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड और माफ कीजिए, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अथॉरिटी और अ बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति जो उस संस्था, उस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है, जिस कॉरपोरेशन का स्थापना हुआ है किसी सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर वो अथॉरिटी जिसपे कंट्रोल या जिसको रेगुलेट करती है सरकार, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 617 में, कंपनीज एक्ट 1956 का। तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है इस एक्ट के दृष्टिकोण से। कम टू द नेक्स्ट क्लॉज, सब क्लॉज
सब क्लाउज 4 क्या कहता है? एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself खुद से और as a member of any body of persons any adjudicatory functions। तो जो सब क्लाउज 4 है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज करता है एडजुडिकेटरी फंक्शन, दैट मीन्स कि अगर वो लॉ से रिलेटेड काम को करता है, डिसीजन प्रोनाउंस करने के रिलेटेड काम को करता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। जज क्या है? पब्लिक सर्वेंट है इस एक्ट के पर्पस से। नाउ कम टू क्लाउज सब क्लाउज 5। सब क्लाउज 5 के अकॉर्डिंग हर वो व्यक्ति जो ऑथराइज्ड है बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दैट मीन्स कि अगर जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क को डिस्चार्ज अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां दे रहा है लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर जो अपॉइंट होता है कोर्ट के द्वारा, ये सभी पब्लिक सर्वेंट है। नाउ कम टू सब क्लाउज 6। तो कहता है कोई भी आर्बिट्रेटर या कोई भी अन्य व्यक्ति, अदर पर्सन टू हुम एनी काउज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय अ कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी इज अ पब्लिक सर्वेंट। मीन्स टू से सब क्लाउज 6 कह रहा है कि कोई भी आर्बिट्रेटर या जिस भी व्यक्ति को कोई मैटर भेजा गया है डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोर्ट के द्वारा या किसी भी एडजुडिकेटरी बॉडी के द्वारा, तो वो क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। कम टू सब क्लाउज 7। तो कहता है सब क्लाउज 7 एनी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। दैट मीन्स कि जो इलेक्शन कमिश्नर के, माफ कीजिए, जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं। नाउ नेक्स्ट, एनी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। कोई व्यक्ति जो उस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, जिस ऑफिस से जुड़े होने पे पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति जो उस ऑफिस से जुड़ा हुआ है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो इसी पॉइंट पे आपको समझना क्या है कि इसी जो सब क्लाउज 8 है इसमें ऐसा कौन सा ऑफिस है, दैट मीन्स अगर बात करें पार्लियामेंट, अगर एक ऑफिस है और उस ऑफिस से जुड़ा हुआ जो लोग है, दैट मीन्स जो सदस्य हैं, वो क्या डिस्चार्ज करता है? वो पब्लिक ड्यूटी ही तो डिस्चार्ज करता है, पब्लिक फंक्शन ही तो परफॉर्म करता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। और ये बात किस केस में कहा गया था कि जो एमपी एमएलए होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं? वो है केस, आप राइट डाउन करो, लिखा हुआ है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के केस में कहा गया कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लाउज, क्लाउज 9। कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बेयरर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग, दैट मीन्स कि यहां पे कह रहा है क्लॉज 9 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, चाहे संबंध किसी भी पार्टिकुलर फील्ड से हो, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या ऑफिस बेयरर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 10। एनी पर्सन हु इज अ चेयरमैन, जो चेयरमैन है, जो मेंबर है, जो एम्प्लॉय है किसी भी सर्विस कमीशन का, सर्विस कमीशन मींस टू से यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, या किसी बोर्ड का, चाहे किसी भी नाम से वो जाना जाए, चाहे वो सिलेक्शन कमिटी के सदस्य है जो अपॉइंट हुआ है उस कमीशन के द्वारा, सर्विस कमीशन के द्वारा यहां पे, तो वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सर्विस कमीशन के सदस्य, चेयरमैन या कोई एम्प्लॉय, कर्मचारी, वो क्या माने जाएंगे? वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज 11 पे। तो कहता है कोई भी व्यक्ति जो वाइस चांसलर है, जो मेंबर है किसी भी गवर्निंग बॉडी का, गवर्निंग बॉडी मींस टू से एग्जांपल ले सकते हैं यूनिवर्सिटी, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति वाइस चांसलर है या सदस्य है, उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड का अगर वो मेंबर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर या कोई भी लेक्चरर एम्प्लॉय
उसका कोई भी डेजिग्नेशन हो वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्लॉज, सब क्लॉज, माफ कीजिए सब क्लॉज है 12 कहता है एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बेयरर और एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन के अगर कोई व्यक्ति ऑफिस बेयरर है या एम्प्लॉय है, चाहे भी किसी भी माध्यम से उस इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा वित्तीय सहायता मिलता है, तो वो व्यक्ति, सभी व्यक्ति माने जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। अब यहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी है, 2 एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट कहता है कि पर्सन फॉलिंग अंडर, मैं बात को एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि जब मैं आगे बढ़ूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस के साथ आगे बढ़ूं, तो आपको बात अच्छे समझ में आए, और आप जब वीडियो के साथ अपना बेयर एक्ट खोलो तो आपको भी बेयर एक्ट को पढ़ के खुद से समझने का एक तजुर्बा हासिल हो। तो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द एबव सब क्लॉजेस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। जिन भी व्यक्तियों का जिक्र हुआ है सब क्लॉज 1 से लेकर 12 में, वो सभी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने किया है या नहीं किया है, ये साफ कह रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है व्हाट wherever the word public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 साफ साफ बता रहा है कि हर वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, चाहे उसका नियुक्ति उस ऑफिस में, पब्लिक ड्यूटी से संबंधित ऑफिस में उसका नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से ही क्यों नहीं हुआ हो, फिर भी वो व्यक्ति उस टाइमिंग के लिए, उस सिचुएशन, उस पार्टिकुलर सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा इस एक्ट के मद्देनजर। नाउ अब आते हैं लास्ट क्लॉज, क्लॉज डी, अनड्यू एडवांटेज किसे कहेंगे। तो कहता है अनड्यू एडवांटेज का मतलब एनी ग्रेटिफिकेशन दैट मींस कोई भी लाभ, व्हाटएवर अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, कोई भी लाभ लीगल कानूनी रूप से जो रिम्यूनरेशन मिलता है उसको छोड़ के अगर कोई भी लाभ प्राप्त होगा तो वो क्या है, वो अनड्यू एडवांटेज माना जाएगा। अब यहां पे जो ग्रेटिफिकेशन, जो लाभ शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि उस लाभ का संबंध पैसा से ही हो, रुपया से ही हो, पिक्यूनरी ही हो, कैरेक्टर में जरूरी नहीं है। लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, अदरवाइज देन पिक्यूनरी इन नेचर, किसी से भी संबंधित सब्जेक्ट से हो सकता है लाभ। तो ये हो गया सेक्शन 2 डेफिनेशन से जुड़ा हुआ प्रोविजंस। मैंने हर एक बात को तोड़ तोड़ के बेयर एक्ट को खुद हाथ में रख के आपको मैंने पढ़ाया है, ताकि आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि बेयर एक्ट को पढ़ने का आदत लगे, क्योंकि अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ने का आदत नहीं लगेगा तो आपका जो प्रीलिम्स है उसमें अच्छा नंबर आ ही नहीं सकता है। प्रीलिम्स में अच्छा नंबर आपको लाना है तो आपको बेयर एक्ट पे पकड़ बनाना पड़ेगा, और बेयर एक्ट पे अगर एक बार पकड़ बन गया तो आपको जो बेस होता है, आपका बेस, किसी भी टॉपिक का जो बेस होता है वो बेयर एक्ट से ही प्राप्त होता है, वो आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप और अच्छे से उस टॉपिक पे और भी बहुत सारे कंटेंट को जोड़ सकोगे और अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों लेक्चर को अब यहां तक ही कंक्लूड करेंगे। हम लोगों ने आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चैप्टर नंबर 1 को डील कर लिया। आज एपिसोड में हम लोगों ने 2 ही सेक्शन को देखा है, लेकिन हर बात को मैंने बेयर एक्ट के हेल्प से आपको समझाया अच्छे से। मैं अंततः आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और कोई भी पर्सनल क्वारी है तो आप मुझे कहां फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।